Constitution begins with the preamble. The preamble with which the Constitution of India began can also be called the preface or the forward of the document. जो preamble है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया की है उससे शुरुआत हुई है उसको हम प्रीफेस या फॉरवर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं. द प्रियम्बल ब्रीफली स्टेट्स सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो जो प्रियम्बल है उसमें जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के उसको जो है दिया गया है. प्रोविजंस फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. A written constitution necessitates special provisions for introducing amendments in the context of changing times and requirements of the country. जो हमारा ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कुछ इस तरीके के खास प्रावधान किए गए हैं कि बाई चांस अगर समय के साथ साथ या कंट्री की जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके साथ इसमें बदलाव भी किए जा सके. If a constitution can be amended by a simple majority in the parliament, it is a flexible constitution. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव जो है एक सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पार्लियामेंट में किया जा सकता हो तो उसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. If the amendments can be introduced and passed with a special majority or with concurrence of the states or through a referendum, such a constitution is considered rigid in nature. अगर यही ये जो बदलाव हैं ये खास तौर से स्पेशल मेजॉरिटी से या फिर क्या कहते हैं और स्टेट्स की कॉन्करेंस से या फिर रेफरेंडम के थ्रू किए जाएं तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड माना जाता है नेचर में. फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी हैव बीन बोथ कंबाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो हमारा जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है और वो रिजिड भी है. द प्रोविजन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. इट इज वन ऑफ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब ये जो प्रावधान किया गया है जुडिशियल रिव्यू का ये भी एक बहुत ही मुख्य फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. द इंडियन जुडिशरी हैव बीन एम्पावर्ड टू रिव्यू द वैलिडिटी और अदरवाइज ऑफ द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, the laws passed by the legislatures of the states, the ordinance and the executive orders issued by the central and the state governments, the judgment delivered by the Supreme Court of India as well as delivered by the high courts of the states and the amendment made in the constitution of the country. जो हमारी इंडियन जुडिशरी है उसके पास ये पावर दी गई है कि वो रिव्यू कर सकती है जो भी वैलिडिटी है या जो लॉज पास करी जाती हैं पार्लियामेंट के द्वारा या वो लॉज जो लेजिस्लेचर्स जो स्टेट्स के उनके द्वारा पास करी जाती है या फिर कोई ऑर्डिनेंस या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं, कोई ऐसा जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिलीवर किया है या फिर हाई कोर्ट जो स्टेट्स के हैं उनके द्वारा किया गया है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं. ऑल दीज आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. सब पर जो है एक तरह से न्यायिक रिव्यू जो है वो किया जा सकता है. This means that if the judiciary comes to the conclusion that the laws passed by the legislature, orders and ordinances issued by the executive authorities and amendments to the constitution of the country are inconsistent with the basic nature of the constitutional law, the reviewing judicial body can declare any of them ultra vires of the country and therefore null and void. अब जो भी सब्जेक्ट्स है इसका मतलब क्या हुआ कि जो जुडिशरी है अगर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जो भी लॉज कानून जो हैं वो पास किए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, ऑर्डर या ऑर्डिनेंसेस जो इशू किए गए हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के द्वारा या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए हैं कंट्री के, अगर वो सही नहीं है या उनको फिट नहीं लगते हैं जैसा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो ये जो रिव्यूइंग जुडिशियल बॉडी है ये उनको जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है. यूनिफाइड इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ पिरामिड टाइप यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशरी जुडिशियल स्ट्रक्चर. अब हमारा जो भारतीय संविधान है उसने जो है एक पिरामिड टाइप का जो है हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर तैयार किया है. एट द टॉप ऑफ द पिरामिड इज द सुप्रीम कोर्ट. सबसे ऊंचा जो है हमारे पिरामिड में वो है सुप्रीम कोर्ट. इन द मिडल आर द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट. बीच में आते हैं मिडल जो हाई कोर्ट्स हैं. लोअर देन आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड डाउन बिलो आर द ट्रायल कोर्ट्स. उससे कम जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसके नीचे ट्रायल कोर्ट्स हैं. इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर द फेडरल पॉलिटी एग्जिस्ट द सेंट्रल एंड द स्टेट्स हैव अ यूनिक एंड पैरेलल जुडिशियल सिस्टम. वहीं पर अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें तो जहां पर फेडरल पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है वहीं पर जो सेंटर और स्टेट्स हैं उनका अपना ही एक यूनिक और पैरेलल जुडिशियल सिस्टम है. In India, the judiciary is completely separate and independent of the executive and the legislature. इंडिया के अंदर जुडिशरी जो है वो पूरी तरह से सेपरेट है और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से.
Special provisions have been incorporated in the Constitution to ensure the independence of the judiciary from the other two wings. खास तौर पे प्रावधान किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ताकि जो जुडिशरी है वो पूरी तरह से इन दोनों विंग्स से अलग रहे. An independent judiciary is a special feature of the democratic form of government. तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है और एक तरह से जो लोकतांत्रिक फॉर्म होती है गवर्नमेंट की उसमें ये खास तौर से मुख्य फीचर माना गया है. Special provision for backward classes. Our constitution has incorporated special provisions for backward classes, scheduled caste and scheduled tribes. अब हमारे संविधान में कुछ खास प्रावधान बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़ी जातियों के लिए, पिछड़ी जनजाति या अनुसूचित जाति जो जनजाति होती है उनके लिए भी प्रावधान किए हैं. Such special provisions include reservation of seats in the parliament and legislature, reservation of quota in the government jobs for candidates belonging to them, reservation of seats in admission in educational institutions, special provision for scholarship facilities like freeship etc. to students belonging to these castes and tribes. अब खास प्रावधान जो किए हैं उसमें यह है कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में इनकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो रिजर्व हैं. इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब जो कैंडिडेट्स के लिए होते हैं उनको जो बिलोंग करते हैं एससी एसटी को या बैकवर्ड क्लासेस के लिए उनको रिजर्वेशन कोटा दिया गया है. इसी तरह से एडमिशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होते हैं उसमें रिजर्वेशन दिया गया है. खास प्रोविजन जो है स्कॉलरशिप के लिए दिया है, फैसिलिटीज दी हैं फ्रीशिप की. तो इस जो स्टूडेंट जो है इन कास्ट या ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं. Universal adult suffrage. The Constitution of India provides the right to vote to all those citizens who have attained the age of 18. 18 साल की उम्र का जो भी व्यक्ति है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार अधिकार है कि वो वोट डाल सके. The provision of universal adult franchisee under Article 326 of the Constitution is indeed a very bold step. तो ये जो प्रावधान किया गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का आर्टिकल 326 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है. It is a progressive step in the context of the fact that a large number of the population of the country suffers from poverty and illiteracy, and yet a uniform criteria of age ensures equality between them by giving them the right to vote without any discrimination. ये अपने आप में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है क्योंकि जो सत्य है या जो तथ्य है वो ये है कि हमारी कंट्री की मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन गरीबी से या जो अशिक्षा होती है उससे गुजर रही है, लेकिन तब भी एक ऐसा सबके लिए क्राइटेरिया बनाया गया एज का जिससे सब जो है एक समान हो गए. उनको अधिकार दे दिया गया कि वोट डालना है. अगर आपकी एज 18 साल की है, भले ही आप किसी भी सेक्शन से आते हो, बिना किसी भेदभाव के आपको वोट डालने का अधिकार है. The total numerical strength of voters in India is far greater than what is in other democratic countries of the world. जो टोटल न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वोटर्स की इंडिया के अंदर वो और किसी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है दुनिया में उनसे कहीं ज्यादा है. Not only in terms of ever increasing number of the voters but also in terms of democratic experiment that is being made in India. खाली इसीलिए नहीं कि हमारे यहाँ जो है जो हर बार जो है वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है, बल्कि इसलिए भी ये जो है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था जो कि इंडिया में हुआ था. प्रोसेस फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड द स्टेट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन. समाज में बदलाव होना ये एक लगातार निरंतर प्रक्रिया है और स्टेट जो है वो अपने आप में एक सामाजिक संस्थान है. The Constitution which gives status of the state accept the necessity of modification according to the changing needs of the society. वो संविधान जिसने एक स्टेटस दिया है स्टेट का वो एक्सेप्ट करता है कि बदलाव की ज़रूरत होती है जब जैसा जो है समाज में ज़रूरत हो, चेंजिंग हो और नीड्स की, उसके हिसाब से स्टेट की जो भी स्टेटस है उसमें बदलाव किया जा सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड देन ऑल्सो इट इज़ फ्लेक्सिबल. कहने को हमारा संविधान जो है वो रिटन है, उसको डॉक्यूमेंट किया गया है, लेकिन तब भी वो फ्लेक्सिबल है. इट हैज़ बीन राइटली ऑब्जर्व बाय M.V. पेई that Constitution of India is more flexible than rigid. और M.V. पेई जो हैं उनके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है बजाय रिजिड होने के. मेथड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कौन से तरीके हैं जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं. फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कैन फॉलो 3 मेथड्स. अगर हमें संविधान में बदलाव करने हैं आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडियन पार्लियामेंट का है उसके लिए उसको 3 मेथड्स अपनाने होंगे. These amendments can be made by passing the bill in any house.
सबसे पहले बदलाव के लिए एक बिल पास करना होगा किसी भी हाउस में। Any such amendment can be made by 3 readings and if required can be sent to the select committee. इस तरह के बदलाव के लिए एटलीस्ट 3 रीडिंग्स चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो फिर इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज भी सकते हैं। बट बिफोर एनी अमेंडमेंट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गेट पब्लिक ओपिनियन। लेकिन किसी भी अमेंडमेंट के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक ओपिनियन चाहिए। मेथड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज। अब क्या मेथड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के या उसमें बदलाव करने के, वो ये दिए गए हैं। पहला है बाय सिंपल मेजॉरिटी, अंडर विच द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इजिली अमेंडेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग द अमेंडमेंट रिलेटेड टू इश्यूज लाइक एलिजिबिलिटी फॉर सिटीजनशिप, फॉर्मेशन ऑफ अपर हाउस इन स्टेट एंड डिसमिसल, सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस, creation of new states and change in the boundaries of the state etc. can be made by this method. ये जो सिंपल मेजॉरिटी का मेथड है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आसानी से बदलाव किया जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट की जो कि वहाँ प्रेजेंट हो, साथ ही साथ वोटिंग की ज़रूरत होती है और जो भी उस अमेंडमेंट किसी भी मुद्दे से जो जुड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप के लिए क्या एलिजिबिलिटी हो, अपर हाउस जो है स्टेट में बनना हो या उसको ख़त्म करना हो, सैलरी क्या हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और बाकी जजेस की, नए स्टेट्स का गठन होना हो या बाउंड्रीज में स्टेट के चेंज करना हो, तो उन सब में ये सिंपल मेजॉरिटी मेथड काम करता है। By 2/3 majority, in case of the few other amendments, it is the member of both the houses of parliament present and participating, provided the said amendment is carried by 2/3 majority of those present and voting. अब कुछ और अमेंडमेंट्स करने हो तो उसके लिए जो मेंबर्स हैं दोनों ही हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, उनका प्रेजेंट होना, उनका हिस्सा लेना ज़रूरी है और जो भी अमेंडमेंट है उसको एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और उनकी वोटिंग की। By special majority and consent of states. Similarly, in the case of some other amendments, it is required a majority vote of total number of both the houses of parliament, provided the said amendment is carried by 2/3 majority of those present and voting, and in addition, the said amendment is approved by more than 50% legislative assemblies of the state of the union. Example, presidential election, distribution of power between center and state, representation of state in parliament, etc. इसी तरीके से अगर कुछ और अमेंडमेंट्स होने हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एक मेजॉरिटी वोट की और वो होना चाहिए टोटल मेंबर्स जो दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, और जो अमेंडमेंट है उसको एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उन मेंबर्स की प्रेजेंट की और वोटिंग की। साथ ही साथ जो अमेंडमेंट है उसको अप्रूवल चाहिए होता है एटलीस्ट 50, ज़्यादा होना चाहिए 50% लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो स्टेट है यूनियन की उनके द्वारा। जैसे अब इसमें कौन कौन से आने चाहिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर या स्टेट के बीच में, या स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट का, उसके लिए। आफ्टर पासिंग द बिल फ्रॉम द पार्लियामेंट इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। अब जब ये बिल पार्लियामेंट से पास होता है फिर ये प्रेसिडेंट की रजामंदी के लिए जाता है या सहमति के लिए। आफ्टर दैट द अमेंडमेंट इज इंट्रोड्यूस, उसके बाद ही बदलाव लाया जाता है। As per Article 356 of Indian Constitution, on recommendation of governor from the state or any other method, the president feels that government of the state cannot or does not function in accordance with the constitutional provisions, then he can declare emergency in the state. जिस तरह से हमारा आर्टिकल 356 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अनुसार आइदर कोई भी गवर्नर की रिकमेंडेशन हो स्टेट से या फिर कोई और मेथड हो जिसमें प्रेसिडेंट को ये लगे कि जो गवर्नमेंट है स्टेट की वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिए गए हैं, तब वो जो है उस स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। After declaration of emergency, entire or partial power of legislative and executive assembly are placed under the president. जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो या तो पूरी तरह से या पार्शियल तौर पे जो पावर है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव असेंबली की वो प्रेसिडेंट के अंडर आ जाती है। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू सस्पेंड और डिसॉल्व द असेंबली। अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उसको सस्पेंड कर दे या भंग कर दे असेंबली को। During such a period, Parliament has to power to form new law for state and also prepare the budget. अब ऐसे पीरियड के दौरान पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो नए कानून लाए स्टेट के लिए और बजट की तैयारी करे। द प्रेसिडेंट हैज पावर टू इनकम एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्टेट ट्रेजरी। और पावर जो है प्रेसिडेंट के पास ये भी होती है कि वो जो है स्टेट का जो ट्रेजर है उससे कि वो जो खर्चा है एक्सपेंडिचर यानी कि जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं वो स्टेट ट्रेजरी से कर सकते हैं।
Such rules are known as presidential rule and the governor works under the president as his representative. तो ऐसे रूल को जो है प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं और गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे. द प्रेसिडेंट हैज गॉट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट ऑन बिल विद इन 2 months. और प्रेसिडेंट को जो है अप्रूवल मिलना चाहिए पार्लियामेंट का उस बिल के ऊपर 2 महीने के अंदर. तो ये था आपका चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन. बाय.